हाय, वेलकम बैक टू स्टडी गुरु। तो इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का हाफ चैप्टर कवर कर लिया था, न्यूक्लियस तक। आज हम साइटोप्लाज्म से देखेंगे, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उससे पहले जाके देखो, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जो करो। साइटोप्लाज्म, ठीक है। When we look at temporary amounts of onion peel as well as human cheek cell, we can see a large region of each cell enclosed by a cell membrane. दिस रीजन टेक्स अ वेरी लिटिल स्टेन, इट इज़ द साइटोप्लाज्म। जब हमने ह्यूमन्स की यहाँ पे एक्टिविटी था, ह्यूमन चिक सेल की स्लाइड प्रिपेयर करनी है, उसमें देखनी है, ठीक है। तो ह्यूमन चिक सेल की जो स्लाइड हमने प्रिपेयर किया था, वहाँ पे हमने स्टेन किया था विद हेल्प ऑफ सैफरन इन सोल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन में हमने माइक्रोस्कोप में अंडर देखा तो साइटोप्लाज्म जो है वो हल्का सा पिंकिश कलर आया, हल्का सा कलर आया है। लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल एनक्लोज बाय अ मेम्ब्रेन टेक्स अ वेरी लिटिल स्टेन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयो स्टार्च कम होगा, प्रोटीन्स कम होगा, इसलिए वो वेरी लिटिल स्टेन कैरी किया था, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, इसे साइटोप्लाज्म बोलेंगे। मतलब साइटोप्लाज्म ने उसमें जो हमने जो स्टेनिंग किया था, स्लाइड प्रिपेयर किया था, उसमें बहुत ही लिटिल स्टेन, मतलब बहुत ही कम स्टेन आया था। सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं? जैसे ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, सेल में भी ऑर्गेनल, सेल के ऑर्गन्स को ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। सेल के ऑर्गन साइटोप्लाज्म नहीं है, सेल के ऑर्गन न्यूक्लियस नहीं है, सेल के ऑर्गन प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, ये उसके स्ट्रक्चर्स हैं। सेल, अच्छा मैं सिर्फ याद रखने के लिए बोल रही हूँ कि सेल के ऑर्गन को ऑर्गेनेल्स कह के याद रख सकते हो। सेल के ऑर्गन्स उसे बोलेंगे ऑर्गेनेल्स, और ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स, बिसाइड द एब्सेंस ऑफ ए डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। तो मैंने बोला था ना, इन प्रोकैरियोटिक सेल में ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ना ही सेल मतलब ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन होता है। ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन भी उसमें नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में। The significance of membrane can be illustrated with the example of viruses. Viruses lack any membrane and hence to not so characteristic of life until they enter a body, living body, and use its chemical and machinery to multiply. तो जैसे कि वायरस, उससे अगर कोई होस्ट सेल नहीं मिल जाता तो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, उसका कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। कोरोना वायरस को देख लो, ह्यूमन बॉडी में आते ही ऐसे धमाल मचाता है, लेकिन आने से पहले वो डेड सेल के बराबर होता है। डेड नहीं होता लेकिन डेड सेल के बराबर होता है, हो के भी ना होना, ठीक है। क्योंकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता अगर उसे, जब तक उसे होस्ट सेल नहीं मिल जाता, वो अपने आप को रादर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। ये पैरासाइट्स है। अभी यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक जनरली स्मॉल साइज़ के होते हैं, यूकैरियोटिक थोड़े बड़े होते हैं। न्यूक्लियर रीजन इनका न्यूक्लिक एसिड सिर्फ न्यूक्लियर रीजन में होता है, न्यूक्लियोलाइट जिसे बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर रीजन यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन्स भी होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक में सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में मोर देन सिंगल क्रोमोसोम, यानी कि ह्यूमंस में देखा जाए तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। उसमें से 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और 44 ऑटो क्रोमोसोम। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, यहाँ पे मेम्ब्रेन बोला था मैंने, यहाँ पे एब्सेंट होंगे, यहाँ पे ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगे। अब सेल ऑर्गेनल्स, एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन बाउंड टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली जिसी भी एवरी सेल हैज़, हर एक सेल की सेल मेम्ब्रेन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ताकि वो अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग कर सके, सेपरेट कर सके। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जैसे लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स, यानी कि ह्यूमन बॉडी में सेल ही कॉम्प्लेक्स है, आप उसे जितना जूम करोगे उतना ही राज से पर्दाफाश होता जाएगा। सेल को समझना
मुश्किल तो नहीं है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स, वो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग, ठीक है। आप उसे जितना जूम करोगे उतना ही आपको उसमें पार्ट्स दिखेंगे, उतना ही आप डिटेल जान पाओगे। हमने सिर्फ 3 पार्ट्स पढ़ा था, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। अब हमने सेल, अच्छा ठीक है, सेल वॉल भी पढ़ा था, लेकिन हमने यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी देखा, उसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन से वो देखा। अब साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स है, अब ऑर्गेनल्स के अंदर भी भाई बहुत सारा उनका काम होगा, ठीक है। तो उसे आप जितना जूम करते जाएगा उतना ही आपको दिखता जाएगा। तो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल जो हैं, इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये केमिकल एक्टिविटीज़ डेली लाइफ में करते रहते हैं। तो सेल जो है इन केमिकल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। अब केमिकल एक्टिविटी का एक एग्जांपल ले लो। अगर स्टोमच में केमिकल रिएक्शन नहीं होता, क्या फूड डाइजेस्ट हो पाता? नहीं हो पाता। केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो फूड डाइजेस्ट हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टोमच में, ठीक है, वो उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। टू कीप दिस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दिस सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर विद इन देम सेल्फ, जिसे हम सेल ऑर्गेनेल्स बोले। मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स यानी कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो कि मेम्ब्रेन, यहाँ देखो ये सेल है, न्यूक्लियस है, यहाँ साइटोप्लाज्म वाला रीजन है। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो होंगे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स, लिटिल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो कि बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, उसे हम सेल ऑर्गेनल्स बोलेंगे, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं। This is one of the features of eukaryotic cell that distinguish them from prokaryotic cell. Some of these organelles are visible only on electron microscope. माइक्रोस्कोप से ही आपको सेल ऑर्गेनल्स विजिबल होंगे। Some of the organelles, सारे के सारे मतलब हम उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी कुछ देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इसे सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। We have talked about the nucleus in a previous section. Some important examples of cell organelles. यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके भी डिटेल देखेंगे। गोल्गी एपरेटर्स, लाइसोसोम्स, माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स के नाम है। इनमें से आपको कुछ नाम पता होगा। क्लास 8 में गोल्गी बॉडीज था, गोल्गी एपरेटर्स में था, गोल्गी बॉडीज था, माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। आपने ये तीनों, प्लास्टिड्स तो आपने जाना है, वो थोड़ा डिटेल में था, ये दोनों के नाम आपने सुने थे, अब उसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सेल ऑर्गेनल्स है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं, मतलब E से एंडोप्लाज्मिक एंड R से रेटिकुलम, ठीक है। The endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets. It look like long tubules or round oblong bags which are vesicles से basically vesicles के structures में होते हैं endoplasmic reticulum, ठीक है। ये है endoplasmic reticulum, ये smooth वाला है, और rough endoplasmic reticulum ये रहा। तो endoplasmic reticulum ट्यूबुल्स लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। ओब्लोंग बैग्स, जिसे हम वेसिकल्स बोल सकते हैं, वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। द ER इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर आर 2, क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सिमिलर स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स हैं, RER, SER। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ क्यों है, स्मूथ क्यों है, देखने वाला है। RER लुक्स यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस। अच्छा देखो, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये रफ वाला है, ये स्मूथ वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये आपको रफ क्यों दिख रहा है, ये जो है ना, ये कुछ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ये रफ दिख रहा है। यहाँ से आप ऐसे देखो, यहाँ पे डॉट डॉट है ना, रफ दिख रहा है, और ये स्मूथ दिख रहा है। अब ये जो रफ और स्मूथ क्यों दिखते हैं, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी रफ दिख रहा है अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
अब राइबोसोम्स भी एक सेल ऑर्गेनेल्स ही होते हैं, राइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज में मदद करते हैं। वही करते हैं, सारा का सारा काम जो है राइबोसोम्स का ही है, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक है, प्रोटीन बनाने का काम RER करता है। RER मतलब RER में प्रेजेंट राइबोसोम्स करते हैं। ठीक है, वही प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। इसलिए इन राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER जो है हमें रफ दिखता है। रफ मतलब हम उसे फील नहीं कर पाते। तो अब सेल को, एक सेल को आप टच नहीं कर पाओगे, इतना छोटा है, उसके अंदर ऑर्गेनल्स वो कितने छोटे होंगे, उसे कैसे टच करोगे? इतने छोटे हैं, हम सिर्फ उसे माइक्रोस्कोप में देखकर पता लगा सकते हैं। मतलब देखकर हमें ऐसा अनुमान लगता है कि ये रफ है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ प्रोटीन सिंथेसाइज होता है क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ACR स्मूथ क्यों है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पे लिपिड्स और फैट्स प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स फैटी सब्सटेंस, फैट तो फैट ही है। ठीक है, लिपिड्स और फैट्स वहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, वहाँ पे लिपिड्स और फैट की सिंथेसाइज होते हैं। और लिपिड्स और फैट वो स्मूथ होते हैं ना, चिकने होते हैं, इसलिए वो भी ACR भी मतलब स्मूथ ही है, सॉफ्ट, सॉरी सॉफ्ट बोल दिया मैंने। दिस प्रोसेस इज नोन एज, अच्छा ठीक है। Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. अब सवाल आया, ये प्रोटीन जो सिंथेसाइज होते हैं जाते कहाँ को हैं, किसके मदद से जाते हैं? ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। सपोज देखो, ये सेल है, यहाँ पे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ कमी आ गई या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी कारण से उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई। अब ये सॉरी ठीक है, यहाँ हमने न्यूक्लियस बना लिया। अच्छा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अब प्रोटीन की नीड कर रहा है, उसे प्रोटीन चाहिए, तो वो न्यूक्लियस को मैसेज भेजेगा कि मेरे लिए प्रोटीन बना दो। अब न्यूक्लियस भैया बोलेंगे अच्छा ठीक है तू मत रो, मैं तेरे लिए मतलब मैं भेजता हूँ तुझे प्रोटीन। अब न्यूक्लियस की तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो प्रोटीन बना दे, तो वो ER को बोलेगा कि तुम प्रोटीन बना दो मुझे, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने मुझे ऑर्डर किया है। ठीक है, अब वो बोलेगा भाई तू बना दे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेगा, तो RER में प्रोटीन बनने लगेंगे, RER में प्रोटीन बनने लगेंगे। और फिर RER जो है गल्गी ऑपरेटर्स को ट्रांसपोर्ट करेगा और वहाँ पे वो कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, गल्गी ऑपरेटर्स कुछ मॉडिफाई करेगा प्रोटीन को ताकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग फिट हो पाए। अब देखो, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है इतनी ये प्रोटीन चाहिए थी, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ये वाला प्रोटीन बना दिया। मतलब कुछ अलग प्रोटीन हो सकता है, साइज डिफर कर सकता है। अब ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके फिट नहीं होगा, तो गोल्गी ऑपरेटर्स जो हैं वो इसको मॉडिफाई करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जैसे चाहिए उसी के अकॉर्डिंग वो उसे कस्टमाइज करते हैं, देन उसे दे देते हैं। अब गोल्गी ऑपरेटर्स ने जाके मॉडिफाई कर दिया कुछ थ्रू ट्रांसपोर्ट, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके पहुंच गया। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अपने आप को रिपेयर कर दिया, अब वेल डन, सब ठीक है, अब सब ठीक हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मतलब मेम्ब्रेन बनना थ्रू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के मदद से मेम्ब्रेन रिपेयर करना या फिर मेम्ब्रेन बनने को, यानी कि सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स। अच्छा, सारे के सारे तो प्रोटीन्स और लिपिड्स मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए तो नहीं जाने वाले, कुछ जो बच जाते हैं वो एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स के रूप में काम करते हैं। All through the ER varies greatly in appearance in different cells. It always forms a network system. ER network system form करता है। Thus, one function of ER is to serve as channels for the transport of materials between various regions of cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. तो वन ऑफ द फंक्शन ER का एक फंक्शन है कि वो चैनल्स यानी कि ट्रांसपोर्ट के लिए वो चैनल्स ये करता है, नेटवर्क सिस्टम प्रोवाइड करता है
नेटवर्क सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा ना, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। द ER ऑल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए ये सरफेस प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह। तो ये लिवर सेल, अब SCR का ना और एक अच्छा काम है लिवर सेल। अच्छा, वर्टिब्राई एनिमल्स मतलब जिनके अंदर वर्टिब्राई होता है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड नहीं, वर्टिब्राई होता है बैकबोन में, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस हो गए और भी मंकीज, गोरिल्लास वगैरह, इन एनिमल्स में जो है वर्टिब्राई एनिमल्स में जिनके अंदर वर्टिब्राई होता है, इस टाइप के एनिमल्स में उनके लीवर में SCR प्रेजेंट होता है और उसका काम होता है डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो SCR वर्टिब्राई एनिमल्स में अच्छा मतलब वो डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स और ड्रग्स को, ताकि वो ब्लड में मिक्स ना हो पाए और कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना आए बॉडी में। ये स्ट्रक्चर है, देख लेना। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये रफ वाली है, देखो यहाँ पे ये दिख रही है ना, ऐसे कुछ रफ टाइप का ऊपर दिख रहा है, ये राइबोसोम से, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, यहाँ पे कुछ भी रफनेस नहीं दिख रही, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लोरोप्लास्ट है, ये गोल्गी apparatus है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर एनवलप मैंने बोला था, न्यूक्लियर एनवलप, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल, माइक्रोकॉन्ड्रिया वगैरह एंड सो ऑन। देन गोल्गी apparatus, ये भी सेल ऑर्गेनेल ही है। गोल्गी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्गी, इन्होंने गोल्गी apparatus को डिस्कवर किया था। अब इनके बारे में पढ़ लेना, इनका डिटेल्स वगैरह, ठीक है। मैं इसलिए इसे नहीं रीडिंग करी, देखो यहाँ से मैं जो करूँगी सिर्फ इंग्लिश होगा, उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी, तो इसे आप खुद, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो इसे आप खुद पढ़ लेना। ये सिर्फ इनके बारे में दिया गया है, इतना ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ। गोल्गी apparatus जो है फर्स्ट डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेन सैक्स अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स आर कॉल्ड सिस्टन्स। तो गोल्गी apparatus जो होते हैं पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। गोल्गी है ना, देखो यहाँ ये पैरेलल है कि नहीं, यहाँ से इसे ये पैरेलल होते हैं और इसी को हम बोलते हैं सिस्टन्स, ठीक है, इसको हम सिस्टन्स बोलेंगे। तो गोल्गी apparatus का ER के साथ कनेक्शन होता है, इसलिए तो वो मॉडिफाई कर पाता है अपने प्रोटीन्स को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ plasma membrane. The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Dispatch होता है various target के तरफ through the Golgi apparatus। जो चीज़ ER में synthesize होती है, प्रोड्यूस होती है, वो Golgi apparatus के थ्रू अपने अपने जगह में जाता है। It functions including the, ये ना ही सिर्फ मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करता है, ये स्टोरेज भी करता है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स में भी, ये जो Golgi apparatus है ना, ये सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर में भी कन्वर्ट कर सकता है। सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर लेता है गोल्गी apparatus। द गोल्गी apparatus ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स को फॉर्मेशन नहीं करता, बट टू हेल्प करता है, इन्वॉल्व रहता है लाइसोसोम्स को फॉर्म करने में, ठीक है। एंड देन लाइसोसोम्स भी एक सेल ऑर्गेनेल ही है। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अच्छा, लाइसोसोम्स का अलग नेम है साइकोआसिक, जो कि उसकी मर्जी वो जो करता है, ऐसा भी टाइम आता है कि वो अपने आप को भी मार डालते हैं। अब क्यों मार डालते हैं वो देखो, जो लाइसोसोम जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने अंदर स्टोर करते हैं। दिस एंजाइम्स आर मेड बाय RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। बताया ना, जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो कि थोड़े तो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए, कुछ जो बच जाते हैं वो एंजाइम्स एंड हार्मोन्स की तरह यूज़ होते हैं। तो एंजाइम्स है ना, ये RER में
बना है ये एंजाइम्स। और लाइसोसोम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैरी करता है। लाइसोसोम्स आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, क्योंकि जो भी वेस्ट निकलेगा ये अपने आप में डाइजेस्ट कर लेगा, चाहे वो जो भी हो। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मेटेरियल एज वेल एज ओन आउट सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल ऑर्गेनल्स डेड हो जाते हैं, लाइसोसोम्स उन्हें भी डाइजेस्ट कर लेता है, और कुछ फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरियाज, वायरसेस, इनको भी वो डाइजेस्ट कर लेता है। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड बताया, as well as old organelles and often lysosomes which break complex substance into simpler substance। अब देखो गोल्गी ऑपरेटर सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन लाइसोसोम जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर रहा है। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये कंटेन करता है, इसलिए तो वो सारा का सारा कुछ भी मिला उसे डाइजेस्ट कर लिया, निकल गया। ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन सेल गेट्स डैमेज, लाइसोसोम्स में ब्रस्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। यानी कुछ ऐसे अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, लाइसोसोम्स ही मतलब कुछ ऐसा कुछ है कि लाइसोसोम्स अपने आप डैमेज हो गया, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन आए जिसके वजह से लाइसोसोम्स रप्चर हो सकता था, इसकी वजह से सेल में इन्फेक्शन भी फैल सकता है। अगर लाइसोसोम्स में कुछ ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गए कि कुछ भी हो गए, तो ऐसा ना हो इसके लिए वो अपने आप को ही डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसे साइकोआस्टिक बोले। ठीक है। अपने मतलब सेल को बचाने के लिए अपने आप को ही मार डालता है, मतलब सुसाइड कर लेता है, इसलिए उसको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है अगर कुछ सेल में कॉम्प्लिकेशन है। कितना अच्छा है, नहीं इसे साइकोआस्टिक कहा गया, लेकिन कितना अच्छा है, सेल को बचाने के लिए अपने आप को ही मार डालता है। ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया, देन माइक्रोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउसेस ऑफ सेल। जैसे न्यूक्लियस ब्रेन है सेल का, वैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। माइक्रोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी डबल मेम्ब्रेन था, वैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन है। तो पहले जो मेम्ब्रेन होता है आउटर कवरिंग, वो पोरस होता है, यानी कि उसे जो मटेरियल जो है इन एंड आउट आराम से हो सकते हैं। एंड भीतर का जो मेम्ब्रेन है वो ऐसे डीपली फोल्डेड होता है, ऐसे फोल्ड, मतलब वो ऐसे सीधा नहीं होता, वो डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसे डीपली फोल्डेड होने से बेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म करते हैं और वो एटीपी को स्टोर करते हैं। अब एटीपी क्या है? एटीपी एक एनर्जी है जो कि एडेनोसाइन ट्राइसल्फाइड है। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। जो भी केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी यूज़ होता है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी में स्टोर होता है। कहाँ पे? माइक्रोकॉन्ड्रिया पे। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, क्योंकि एनर्जी जो है वो एटीपी में स्टोर होता है। ठीक है, एटीपी में स्टोर होता है। The body uses energy stored in ATP for making new chemicals, compounds, and for mechanical work. Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA। तो देखो न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट था, अब ईआर में भी डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स है ना, डीएनए प्रेजेंट है वहाँ पे भी। और माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी उसके अपने खुद के डीएनए होते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए होते हैं। एंड राइबोसोम्स डीएनए है तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम डीऑक्सीराइबो, यानी कि डीऑक्सी, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड है ना डीएनए में, डीएनए इस टाइप का होता है एंड आरएनए सिर्फ ऐसा होता है, तो डबल स्ट्रैंड है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए होते हैं एंड अपने राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए माइक्रोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। अगर ठीक है, मतलब यार मतलब कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं, ऐसा कुछ हुआ अगर माइक्रोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन नहीं मिल पाया, तो वो इंस्टेड ऑफ वेटिंग ईआर कि वो प्रोटीन बनाए और मुझे दे, अपने आप का भी वो प्रोटीन बना लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन सारा का सारा प्रोटीन की कमी ये पूरा नहीं कर सकता। देन प्लास्टिड्स, अब प्लास्टिड्स में भी उनके अपने खुद के डीएनए प्रेजेंट है। अब प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में ये नहीं होते। ठीक है, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स में होते हैं। जैसे एनिमल के माइक्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, वैसे प्लांट्स में जो है प्लास्टिड्स हैं उनके सेल के पावर हाउस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स,
यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं। मैंने पार्ट 1 में भी आपको बोला हुआ है, चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था। क्रोमोप्लास्ट, कॉलर प्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्ट, व्हाइट और कॉलरलेस प्लास्टिड्स। तो यहाँ पे फर्दर प्लास्टिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं कलर्ड, अब कौन सा कलर है वो देखेंगे। एंड ल्यूकोप्लास्ट जो कि या तो कलरलेस होते हैं या फिर व्हाइट होते हैं, जो ठीक से दिखते नहीं है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में कुछ ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और वो ग्रीन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर important for photosynthesis in the plants. Chloroplast also contain various yellow or orange pigments in addition to chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट जो है वो येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी कंटेन कर लेता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस तो क्लोरोफिल ही कंटेन करता है अच्छे से। देखो कुछ प्लांट्स होंगे, किसी के पत्ते येलो होंगे, रेड होंगे, कलरफुल प्लांट्स होंगे, लेकिन 90% प्लांट्स जो है वो ग्रीन कलर के हैं, उसके पत्ते ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। लेकिन रेड और येलोज भी होते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। अच्छा ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का काम, क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल या फिर येलो या रेड पिगमेंटेड ऑरेंज पिगमेंटेड प्रेजेंट होता है, ये हमने जाना है क्रोमोप्लास्ट का काम। अब ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा, जी हाँ, ये स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करता है। कौन, ल्यूकोप्लास्ट। इन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर जो है उसमें प्रेजेंट होता है, और उस मटेरियल को बोलते हैं स्ट्रोमा ग्राना। 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। दिस आर सिमिलर टू माइक्रोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बोला था ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में माइक्रोकॉन्ड्रिया से सिमिलर है, और इसके भी प्लास्टिड्स के भी ओन डीएनए प्रेजेंट हैं, ठीक है। देन वैक्यूल्स तो प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स जो है ये स्टोरेज का काम करता है, ये या कुछ सॉलिड स्टोर कर देगा या लिक्विड स्टोर कर देगा। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स, व्हाइल प्लांट सेल्स आर वेरी लार्ज वैक्यूल्स। एनिमल्स में ये छोटे होते हैं और ये फॉर्म भी होते रहते हैं, कभी छोटे होंगे और भी छोटे हो जाएंगे और भी छोटे हो जाएंगे, कुछ गायब भी हो जाएंगे, दिखेगा भी नहीं ठीक से, होंगे लेकिन दिखेगा नहीं ठीक से, कभी कभार ऐसे हो जाएंगे। जो एनिमल्स में जो है ये वेरी स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, और प्लांट्स में वेरी लार्ज इन साइज होते हैं। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स में है, तो कुछ प्लांट्स में 50 to 90% तक वैक्यूल्स होते हैं, यानी कि ये सारा का सारा वैक्यूल होगा, साइड में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस वगैरह उनका अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होगा। In plants, cell vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. अच्छा, सेल वाल तो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, वो रिजिड होता है, लेकिन वैक्यूल्स भी सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। टर्जिडिटी मतलब फुल ऑफ, ऐसे फिल ऐसा लगे कुछ फुल है बोल के, जो कि वैक्यूल्स में जो फैट स्टोर होते हैं, या फिर पता है ना, ये कभी कभार एनिमल्स में ऐसे एयर भी वो स्टोर कर लेते हैं, लेकिन स्टोर करना ही है, चाहे वो कुछ भी ना हो, एयर हो, लेकिन स्टोर करना ही है, वो कुछ एयर भी स्टोर कर लेते हैं। प्लांट्स में ये सॉलिड्स, लिक्विड्स, उनके फूड स्टोर, प्लांट्स में जो होता है ना, वैक्यूल्स में फूड स्टोर होता है, ठीक है। मेनी सब्सटेंस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट्स आर स्टोर इन वैक्यूल्स में ही। मेनी इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जो होते हैं उनके लाइफ के स्टोर होते हैं। दिस इंक्लूड एमिनो एसिड्स, शुगर, प्लांट्स में है, ठीक है। प्लांट्स में एमिनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स जो हैं वो स्टोर होते हैं वैक्यूल्स में। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमोइबा, द फूड वैक्यूल कंटेन फूड आइटम्स दैट द अमोइबा हैज़ कंज्यूम्ड। वैक्यूल्स मैंने जब अमोइबा एंडोसाइटोसिस जब मैंने बताया था पार्ट 1 में, वहाँ पे मैंने बताया था कि अमोइबा जो है ना फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है उसका फूड, तो अमोइबा के वैक्यूल में फूड स्टोर होता है, क्योंकि वो सिंगल सेल्ड है
और उसके कुछ सहारा नहीं, कुछ ऑर्गन्स नहीं है स्पेसिफिक फंक्शन करने वाले, ठीक है। In some unicellular organisms, specialized vacuole also play important roles in expelling excess water and some moistures from cell. Each cell thus requires, ये कर लेने, जो क्वेश्चन है ना इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर लेना, काम आते हैं. Each cell thus acquires its structure and ability to function because of organization of its membrane and organelles in specific ways. सेल अपना स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज कर पाता है और फंक्शन ठीक से कर पाता है वो सिर्फ ही सिर्फ इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के वजह से, जो कि अपने स्पेसिफिक वे में. द सेल थस हैज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन. सेल जो है फंक्शन परफॉर्म करता है लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग वेस्ट ऑफ मेटल्स, हम एक्सक्रेशन बोलते हैं, और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स, ठीक है. Thus, the cell is fundamental structural unit of living organism. It is also the basic fundamental unit of life. Fundamental unit of life cell को बोलते हैं. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वैसे सेल में सेल को इसलिए फंडामेंटल लाइफ कहा गया है क्योंकि सारे के सारे फंक्शन, सारे के सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, केमिकल रिएक्शन वो सेल्स में ही होते हैं. सेल है तो ही आप हैं. देन सेल डिवीज़न. अब ये सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा होता है कि अगर सेल, पता है मिनटों में आपके लाख्स में सेल डेड हो रहे होंगे. अब उन्हें अगर ऐसे ही सेल डेड होते रहे, ऐसे ही सेल जो है मरते रहे, तो क्या सेल की कमी नहीं आएगी हमारे बॉडी में. इसीलिए जो है हर सेकेंड्स में सेल अपने आप को डिवाइड करता रहता है, ठीक है. तो इसको पूरा करने के लिए सेल हर सेकंड्स में सेल अपने आप को डिवाइड करता है. मतलब एक ऐसा स्टेज आता है तभी वो डिवाइड कर पाता है. अगर सेल मैच्योर नहीं होगा तो अपने आप को कैसे डिवाइड करेगा, ठीक है. न्यू सेल्स आर फॉर्म इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल्स एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, जैसे कि स्पर्म सेल और ओवम सेल, ठीक है. एंड ये सेल इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि अपने आप को रिप्लेस कर सके ओल्ड सेल से, जो कि डेड सेल या फिर इंजर्ड सेल कुछ इंजर्ड हो जाते हैं, या फिर आप ग्रो कर रहे हो. ऐसे थोड़ा ना, अगर वो सेल नहीं बढ़ता तो आप ग्रो कैसे करते. सेल अगर नहीं होता तो ग्रो कैसे करते. सेल अगर ग्रो मतलब डिवाइड नहीं होकर फर्दर अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर लेता तो आप ग्रो भी नहीं कर पाते. तो सेल डिवीजन के 2 टाइप्स होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है. तो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय व्हिच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस. द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय व्हिच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ के लिए सेल डिवाइड करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं. रेप्लिकेट मतलब अपने जैसा दूसरा बना लेना, उसे रेप्लिकेट बोलते हैं. लेकिन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है. ह्यूमन से ह्यूमन ही बनते हैं ना, ह्यूमन बंदर थोड़ी ना ऐसे बन जाएंगे, ह्यूमन बंदर थोड़ी पैदा करेंगे. तो ह्यूमन से ह्यूमन भी उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं. ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, 9 मंथ टाइम लेता है, इसलिए उसको रेप्लिकेट ना कहकर रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है. तो the process of cell division by which most of the cell divide for growth is called mitosis. In this process, each cell called mother cell divides to form 2 identical cells. ये देखो जहाँ पे ये क्रोमोजोम जो हैं जो डिवाइड करते हैं, क्रोमोजोम जो है सेल डिवाइड करने के टाइम क्रोमोजोम फॉर्मेशन होंगे. क्रोमोजोम जो है अपने आप को इक्वल, यानी कि यहाँ 4 सेल से कहानी शुरू हुई थी, 4 सेल में ही ख़त्म. देखो ये अलग अलग है, ठीक है. मतलब ये अपने आप को फर्दर सिर्फ 2 पार्ट्स में ही डिवाइड किया है. माइटोसिस इज द प्रोसेस, मतलब सेल डिवाइड होकर 2 ही बनेंगे. अब बोलेंगे 2 ना बने क्या 6 बन जाए, नहीं. मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड होकर 4 सेल्स में फॉर्म होते हैं. द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम एज मदर सेल. मदर सेल में जितना क्रोमोजोम होता है डॉटर सेल में भी उतना ही क्रोमोजोम होगा माइटोसिस में. इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स. ये अब मतलब टिश्यूज को रिपेयर करने में और ग्रोथ में मदद करता है. स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लस डिवाइड टू फॉर्म ग्रामेट्स व्हिच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज ऑफस्प्रिंग. दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस इन इन्वॉल्व्स 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन. मियोसिस जो है ना ये एक कम्प्लेक्स डिवीज़न है, इसे आप समझना थोड़ा मुश्किल है.
तो इसके जो मियोसिस में जो है, यहाँ पे माइटोसिस में 2 सेल से कहानी शुरू हुई थी, 2 सेल में ही ख़त्म, मतलब 4 क्रोमोसोम से शुरू हुई थी, 4 क्रोमोसोम में ही ख़त्म। यहाँ देखो, यहाँ तो 2 डिवाइड हुए, फर्दर ये अपने को 2 में डिवाइड करने लगे। ये आप कलरफुल है क्यों है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। यहाँ थोड़ा सा आपको बताया गया। देखो एक देखो, जब जाइगोट फॉर्मेशन हुआ तब क्या आपके हाथ पैर निकले थे? नहीं ना। एम्ब्रियो डेवलप हुआ तो ही आपके हाथ पैर निकले ना। तो हाथ पैर जो निकल रहे थे वो न्यू सेल ग्रोथ होकर अलग अलग बना रहे थे। लेकिन अब जब एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसके क्या, जब वो ग्रोथ करते हैं उसके क्या और 2 हाथ निकल आते हैं? नहीं, उसी हाथ को वो मतलब ग्रोथ करते लगते हैं, वही बड़ा होता रहता है। लेकिन जाइगोट जो है न्यू ऑर्गन्स फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन इसके बाद ये ऑर्गन तो नहीं फॉर्मेशन कर रहा। तो इसी कम्प्लेक्स को बोलते हैं, ये मियोसिस के थ्रू होता है। यानी कि अब पहले 2 सेल डिवाइड होंगे, फिर ये दोनों 2 में डिवाइड होंगे। तो मियोसिस जो होता है फर्टिलाइजेशन, जो कि जाइगोट एम्ब्रियो बेबी डेवलप में काम आता है। एंड माइटोसिस जो है ये लाइफ टाइम ये प्रोसेस कैरी आउट होता रहता है। आपके हाथ बड़े होते रहते हैं, कुछ डेड सेल हो जाते हैं, फिर होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मियोसिस में आपका ऑर्गन ही ग्रो करने लगता है। माइटोसिस में आपका सब ठीक होता है, बस वो ग्रो करने लगता है। When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cell instead of just 2 new cells. तो माइटोसिस में जो होता 2 न्यू सेल्स, यहाँ पे 4 न्यू सेल्स होते हैं मियोसिस में। तो न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ मदर सेल। यहाँ पे माइटोसिस में जो थे, मदर सेल में जितने क्रोमोसोम डॉटर में भी उतने, बट मियोसिस में जो है हाफ नंबर। अगर मदर में सपोज ऐसे मदर में अगर 2 क्रोमोसोम हैं तो उसके डॉटर्स में सिर्फ एक क्रोमोसोम आएंगे, ठीक है। तो न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ मदर सेल। कैन यू थिंक as to why the chromosome number has produced to half in daughter cells? Can you think as to why the chromosome number has reduced to half in daughter cells? क्यों है रिड्यूस है? क्योंकि मैंने बताया ये काम आता है आपके न्यू ऑर्गन्स डेवलप करने में। क्रोमोसोम अगर हाफ नहीं होते तो फादर का क्रोमोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम XX XY होता है, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा अगर नहीं होता तो फादर के 46 आते हैं, मदर के 46 आते हैं, आपके 92 हो जाते हैं। अब इंसान के जगह कुछ अलग ही भूतिया बच्चा बन जाते, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ही रहनी चाहिए, वो 46 नहीं हो सकता। 46 होता है क्रोमोसोम, 23 पेयर होता है। अगर वो सेल जो है माइटोसिस के जरिए सेल डिवाइड करता तो यहाँ 23 पेयर, यहाँ 23 पेयर, आपके 46 पेयर यानी कि 92 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तब आप इंसान नहीं रहते, ठीक है। तो इसी वजह से जो है मियोसिस के थ्रू सेल डिवाइड करता है ताकि ऐसा ना हो। मियोसिस जो है मतलब गैमेट्स, जो स्पर्म और ओवम गैमेट्स फॉर्मेशन में काम आता है। एंड ये इसी प्रोसेस से जो है एम्ब्रियो डेवलप करने लगता है, ठीक है। यहाँ चैप्टर एंड है। और बता दूँ माइटोसिस और मियोसिस के भी ये फेज, देखो यहाँ पे जो कलरफुल सेल हुए हैं इसका भी एक लंबा प्रोसेस है। कलरफुल क्यों है? इसके 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनोफेस, टीलोफेस, ठीक है। ये 4 ही आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इसी वजह से कुछ ऐसे डिवाइड हुआ इधर। ये इसके ऐसे समझ लो, ये 4 क्रोमोसोम जो थे बेस्ट फ्रेंड थे, अपने अंदर सीक्रेट शेयर किए। फिर मतलब बड़े होकर ये अलग जगह चले गए, ये अलग जगह चले गए, फिर ये दोनों भी अलग अलग हो गए। ऐसा कुछ समझ लो माइटोसिस ऐसा ही हायर क्लास में आप अच्छे से समझोगे। यहाँ पे चैप्टर एंड होता है, एक्सरसाइज है। हाँ, ये वाला रीडिंग कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल चैप्टर का ओवरव्यू देता है, इसे रीड कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना। बाय।